ایک स्नाइपर की सनसनीखेज दास्तान जो तन्हा दुश्मन की फौजों से नबर्द आजमा रहा। आपके लिए पेश खिदमत है। कहानी की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले दिन हमने सुबह की नमाज के बाद नाश्ता किया और फिर करमाड़ पहाड़ के दामन में पहुंच गए। आज मुझे वहां मोहब्बत की अनोखी दास्तान के दोनों किरदारों की खुशबू बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। उस्ताद उमर दराज अपने एक दोस्त को भी मददगार के तौर पर साथ ले आया था। घी के कनस्तर से बनाया गया हदफ, जिसकी हैयत बिल्कुल दरमियानी जिसामत के आदमी जितनी थी, उस पर सफेद कागज चस्पा किया गया था। हदफ हमने पहाड़ी की जड़ में गाड़ा और उसके साथ एक गहरे गड्ढे में अपने साथ लाने वाले आदमी को भी बिठा दिया। उसका काम हमें गोली लगने की जगह इशारे से बताना था और फिर गोली से बनने वाले सुराख पर गूंद से एक छोटा सा कागज चिपकाना था। क्योंकि हम हर गोली के बाद हदफ को करीब से नहीं देख सकते थे, हम 500 मीटर के फासले पर पहुंचकर फायर करने लगे। इस दौरान उस्ताद उमर दराज अपनी रात की गुफ्तगू को अमली तौर पर बुरुए कार लाने के बारे में बताता रहा। 500 मीटर से कामयाब फायर के बाद हम 600 मीटर पर चले गए। इसी तरह फासला बढ़ाते बढ़ाते आखिर हम 900 मीटर से फायर कर रहे थे। पहली दोनों गोलियों में मैं टारगेट हिट नहीं कर सका था। उस्ताद उमर दराज ने कहा, देखो बेटे, ड्रैगन ऑफ राइफल से 1000 मीटर के फासले तक हदफ को निशाना बनाया जा सकता है और तुम 900 मीटर के फासले पर नाकाम रहे हो। वजह मालूम है? मेरे नफी में सर हिलाने पर उसकी बात जारी रही। उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 के तुम्हारा एमुनिशन काफी देर से धूप में पड़ा है। मैंने जानबूझकर ये बात नजरअंदाज की रखी कि शायद तुम गौर कर लोगे, मगर तुमने तवज्जो न दी। और जानते हो, जब एमुनिशन गर्म हो तो उसकी वजह से चैम्बर में प्रेशर बढ़ता है और गोली निशाने पर नहीं लगती। दूसरी बात यह है कि तुम पहली दफा ड्रैगन ऑफ राइफल से फायर कर रहे हो और ये आम स्नाइपर राइफल के बरक्स सेमी ऑटोमेटिक है। इस वजह से आम स्नाइपर राइफल के बरक्स इससे फायर करते वक्त झटका ज्यादा लगता है और लाशौरी तौर पर उस झटके को सहारने के लिए राइफल पर तुम्हारी गिरफ्त सख्त हो रही है। इसके अलावा तुम इस झटके को सहारने के लिए कंधे को भी थोड़ा सा आगे कर रहे हो। तीसरी बात यह कि धूप बहुत तेज हो गई है। ये वक्त आइडियल फायर करने के लिए मौजू है। मैंने कहा, सर, जरूरी तो नहीं कि अमली जिंदगी में हदफ मौजू वक्त में आए। बोले, देखो, पहले तुम इन गलतियों को दुरुस्त करो जो आसानी से दुरुस्त की जा सकें। मतलब एमुनिशन को धूप से बचाओ, राइफल के फायर से होने वाले झटके को सहारने के लिए वो गलती न करो जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। मैंने कहा, ये तो मैं कर लूंगा सर, मगर धूप से कैसे बचूं? बोले, धूप से बचाओ मुमकिन नहीं, पर हदफ को तो बड़ा किया जा सकता है। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। मेरे लहजे में हैरानी थी। बोले, अच्छा ये बताओ, एक इंसान के सर का हुजम कितना होता है? मैंने कहा, करीबन 8 से 10 इंच ऊंचा और 6 इंच चौड़ा। गुड। ये कहकर उसने एक और सवाल जड़ दिया, और सर को निकाल कर ऊपरी धड़ कितना लंबा चौड़ा होता है? मैंने कहा, करीबन 2 फुट लंबा और 18 से 20 इंच चौड़ा। बाजू शामिल नहीं है। वो बोले, तो बस सर की बजाय छाती में गोली मारो। स्नाइपर राइफल की गोली अगर किसी की छाती में लग जाए तब भी उसका बचना मुश्किल होता है और हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दूसरी गोली भी मारी जा सकती है। उस्ताद उमर दराज की बात मेरी समझ में आ गई थी, इसलिए तीसरी और चौथी गोली मैंने कामयाबी से हदफ की छाती में मारी। उस्ताद उमर दराज ने मेरी पीठ ठोंकी। बोले, देखा, बस इतनी सी बात थी, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ गई है। मैंने कहा, जी सर। हालांकि मैं कह सकता था कि इतनी जल्दी कहाँ आई, मैं कई सालों से स्नाइपर की ट्रेनिंग हासिल कर रहा हूँ, मगर ऐसा कहना उस्ताद की बेअदबी होता। अच्छा, खाना खाने चलते हैं, उस्ताद ने कहा और मैंने इस बात में सर हिला दिया। खाना हमने घर जाकर खाया। उसके बाद हमने जोहर की नमाज पढ़ी और दोबारा उसी जगह पहुंचकर फायर की मशक करने लगे। शाम की अजान के साथ हमने मशक खत्म की और घर लौट आए। रात गए तक उस्ताद उमर दराज मुझे अपने वाकयात ऐसे अंदाज में सुनाता रहा जिनमें फायर की बारीकियों और मौका महल की मुनासिबत से एक स्नाइपर की तरजीहात वाज़ेह होती। अगले दिन भी हम दोपहर तक मशक करते रहे। उसके बाद मैं उस्ताद उमर दराज से इजाजत लेकर वापसी के लिए रवाना हुआ। सवाबी की हुदूद तक अनदेखे यूसुफ खान की परछाइयां मेरी सोच में सरगर्दा रहीं। अपनी यूनिट में पहुंचकर मैं उस कहानी को जहन से झटक कर अपने कोर्स की तैयारियों में मसरूफ हो गया। यूं भी इस जालिम दुनिया में जाने कितने यूसुफ खान और कितनी शेरबानों समाज के अंधे कानून की बलि चढ़ गए हैं, और अगर कोई सख्त जान हर आजमाइश अबूर करके अपनी मोहब्बत के करीब पहुंच गया तो मुकद्दर ने उसे औंधे मुंह गिरा दिया। सोमवार को मैंने पहली मशक ही में 1300 मीटर के फासले से सारी गोलियां हदफ पर हिट की। हम हैवी स्नाइपर राइफल से फायर कर रहे थे और उसी राइफल की टेलीस्कोप साइट के बारे में पढ़ने के लिए हम में से 2 स्नाइपर्स ने अमेरिका में जाना था। इसकी कारगर रेंज 2000 मीटर है। सूबेदार तसव्वुर साहब ने मुझे खुसूसी शाबाश दी। बाकी का दिन भी मेरा फायर सबसे नुमाया रहा।
استاد عمر دراز کی معیت میں گزرے 2 دن میرے لیے بہت مفید رہے تھے۔ ہفتے کے اختتام پر ہمارا امتحان ہوا جس میں نے پہلی اور سردار خان نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ وہ مجھ سے 5 سال پہلے بھرتی ہوا تھا، 3 مرتبہ مشن پر سرحد پار جا چکا تھا، بڑا ہنسمکھ اور پرمزاح بندہ تھا، لیکن ہنسمکھ اور پرمزاح وہ صرف اپنے دوستوں کے لیے تھا، دشمن کے لیے وہ خالص پٹھان تھا۔ گٹھا ہوا جسم، درمیانہ قد، سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نئے نقش رکھنے والا یہ پٹھان بہت محنتی اور اچھا نشانے باز تھا۔ اس کا تعلق مردان سے تھا۔ میں ہدف پر صرف ایک گولی اس سے زیادہ مار سکا تھا۔ اس نے خوش دلی سے مجھے پہلی پوزیشن کی مبارکباد دی تھی۔ 1 ماہ کے اندر ہم نے امریکہ کے لیے اڑان بھرنا تھی۔ یہ 1 مہینہ تیاریوں میں گزرا۔ 2 ہفتے ہمیں انگریزی زبان کی کلاس بھی اٹینڈ کرنا پڑی تاکہ وہاں جا کر بول چال میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس دوران پاسپورٹ بھی بنے، ویزا بھی لگا اور پھر ہم جانے کے لیے تیار ہوئے۔ روانگی سے 3-4 دن پہلے ہمیں گھر جانے کی اجازت ملی۔ 2-3 دن گھر گزار کر ہم واپس پہنچ گئے اور پھر ایک دن ہم جہاز میں بیٹھے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہماری منزل امریکہ کا ساحلی شہر نیو جرسی تھا۔ امریکہ میں 35 ممالک سے سنائپرز آئے ہوئے تھے۔ مختلف ممالک سے آنے والے سنائپرز کی تعداد مختلف تھی۔ کسی ملک سے صرف 1 سنائپر آیا تھا تو کسی ملک سے 4 سنائپرز بھی تھے۔ انڈیا سے بھی 2 سنائپرز آئے تھے، دونوں ہندو تھے۔ ایک کا نام شری کانت اور دوسرے کا راجپال تھا۔ دونوں نے بڑی کینہ توز نظروں سے ہمیں گھورا تھا۔ ابتدائی 2-3 دن انتظامی اور انصرامی کارروائیوں کی نظر ہو گئے اور پھر نئے ہفتے کی شروعات کے ساتھ باقاعدہ کلاس کی ابتدا ہوئی۔ تمام طلبہ سول سوٹ پہن کر آئے تھے کیونکہ لباس کے بارے میں کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی تھی۔ طلبہ کی تعداد 76 تھی جن میں 7 لڑکیاں بھی شامل تھیں۔ امریکہ کے 4 طلبہ تھے جن میں سے 2 لڑکیاں کیپٹن جینیفر ہنسلی اور لیفٹیننٹ کیٹ واٹسن تھیں، جبکہ مردوں میں سارجنٹ ریگن واچ اور سارجنٹ نارمن تھے۔ اسرائیل سے بھی 2 لڑکیاں اور 2 مرد آئے تھے۔ ایک لڑکی کا تعلق جاپان سے تھا۔ فرانس، برطانیہ، چین یا روس جیسے ممالک سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، ایران اور انڈونیشیا سے بھی 2 سنائپرز آئے ہوئے تھے، یہاں تک کہ 2 سنائپرز افغانستان سے بھی آئے تھے، لیکن شکل و صورت سے وہ بالکل افغانی نہیں لگ رہے تھے۔ دونوں کلین شیو تھے۔ تمام سنائپرز میں داڑھی والا ایک میں ہی تھا۔ گو میری داڑھی بھی بس کہنے کی حد تک ہی داڑھی تھی، مگر پھر بھی میرے چہرے پر چند بال موجود تھے۔ زیادہ تر مرد کلین شیو ہی تھے۔ میرا ساتھی سردار خان بھی شیو کرتا تھا، البتہ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں ضرور تھیں۔ پہلا پیریڈ تعارف ہی میں گزر گیا تھا۔ گو صرف سرسری سا نام لینے سے ہر کسی کو نام یاد نہیں رہ جاتا، البتہ اس معاملے میں میری یادداشت کافی بہتر تھی۔ خاص کر استاد عمر دراز سے ملنے کے بعد تو میں ارد گرد کی چیزوں کو اور زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تو میں عام سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ میں نے تعارف کے درمیان قریباً پوری کلاس کے نام اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیے تھے۔ جیسے ہی کوئی کھڑے ہو کر اپنا اور اپنے ملک کا نام بتاتا، میں اپنی یادداشت میں اس کا نام بٹھا کر زبانی طور پر اس کا نام دہرانا شروع کر دیتا اور اس وقت تک زیر لب اس کا نام دہراتا رہتا جب تک کہ دوسرا آدمی کھڑا ہو کر اپنا تعارف نہ شروع کر دے۔ دوسرے پیریڈ میں باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوا۔ انسٹرکٹر لیوپولڈ سائٹ کے بارے میں پڑھانے لگا۔ گو سنائپر پری کیڈر کے بعد ہم نے 2 ہفتے تک انگلش زبان کی کلاس اٹینڈ کی تھی، مگر پھر بھی گورے انسٹرکٹر کی روانی میں بولی گئی انگلش سمجھنے میں مجھے تھوڑی بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں تو پھر بھی گزارا کر رہا تھا کہ میری تعلیم BA تھی اور مجھے انگریزی سے اچھی خاصی شد بدھ تھی۔ اصل دشواری تو سردار خان کو تھی جس کی تعلیم میٹرک تھی، اور میٹرک بھی ایسی کہ جیسے وطن عزیز میں لاکھوں کروڑوں جوان میٹرک کی سند لیے گھوم رہے ہیں کہ نام ہی کی سند ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے۔ انسٹرکٹر کی باتیں اس کے سر سے کافی اونچی گزری تھی۔ پیریڈ کے اختتام پر میں نے اپنے ساتھی کا مسئلہ انسٹرکٹر کے گوش گزار کر دیا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے کندھے اچکائے اور معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، "It's very difficult to arrange any translator today. However, I will try my best tomorrow." یعنی آج تو کسی ترجمان کا بندوبست کرنا مشکل ہے، البتہ کل میں پوری کوشش کروں گا۔ ہندو سنائپر شری کانت طنزیہ لہجے میں بولا، "پڑھ لکھ کر آنا تھا نا۔" یہ بات اس نے ہندی میں کہی تھی، اور یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہندی اور اردو بولنے کی حد تک قریباً ایک جیسی ہیں، البتہ ہر ایک کا رسم الخط مختلف ہے۔ میں نے ترکی بترکی کہا، "میرا خیال ہے ہم PhD کرنے نہیں آئے۔" گورے انسٹرکٹر کی سمجھ میں ہماری بات چیت تو نہیں آئی تھی، لیکن لہجے کا اتار چڑھاؤ اسے محسوس ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے سبق شروع کر دیا۔ "Okay guys, we are learning about deflection." ہمیں مجبوراً چپ ہونا پڑا تھا، ورنہ سردار خان کے تیور بدلنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ تو صرف مجھے معلوم تھا کہ وہ خوش اخلاق سا پٹھان باہر سے اور اندر سے خالص اور کھرا پٹھان تھا۔ بھارتیوں سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا تھا جتنا کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پیریڈ کے اختتام پر ہم کلاس روم سے باہر نکل آئے تھے۔ کچھ لوگوں نے سگریٹ سلگا لیے تھے اور چند ایک واش روم کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں اور سردار باقی لوگوں سے تھوڑا سا ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اسے انسٹرکٹر کی بتائی ہوئی خاص باتوں سے آگاہ کرنے لگا۔ اسی وقت سنہری بالوں والی خوبصورت جینیفر ہمارے قریب آئی۔ "ہائے، آئی ایم جینیفر۔" اس نے بے تکلفی سے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر وہ اپنا نام نہ بتاتی تب بھی مجھے اس کا نام یاد تھا۔
बल्कि मुझे यकीन था कि पूरी क्लास को उसका नाम अजबर हो गया होगा, और उसकी वजह उसके अलावा कोई नहीं थी कि वो एक पुरकशिश और खूबसूरत लड़की थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तारुफ तो हो चुका है कैप्टन जेनिफर हिंसले। ओह, मेरा ख्याल है तुम्हें सिर्फ मेरा ही नाम याद रह गया होगा। वो मानी खेज मुस्कुराहट से बोली। वो एक अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तानी लड़की नहीं थी कि अपनी खूबसूरती न जताती। मैं इत्मीनान से बोला, तुम बाकी क्लास के बारे में भी ऐसा कह सकती हो। वो दिलचस्पी से बोली, और तुम? मैंने कहा, मुझसे किसी का नाम भी पूछ सकती हो। उसने शोखी से कहा, अच्छा, ये साथ वाले साहब को नाम लेकर बुलाएं। उसका इशारा श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले काले रंग के सूरन मिंग से था। मिस्टर सूरन, तुम्हारा 1 मिनट जाया कर सकता हूँ? मैंने सूरन को नाम लेकर बुलाया। यस प्लीज। वो खूबसूरत मुस्कुराहट बखेरता हमारे करीब आ गया। तुम्हारा नाम सूरन मिंग ही है ना? मैंने उससे मुसाफा करते हुए खुश इखलाकी से पूछा। जी जी बिल्कुल। उसने मेरे साथ खड़े सरदार खान और जेनिफर को भी हाथ मिलाते हुए अस्बात में सर हिलाया, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरा नाम इतना खूबसूरत हो सकता है कि इतने पुरकशिश लोगों को याद रह जाए। उसका इशारा वाज़े तौर पर जेनिफर की तरफ था। ये वॉशरूम से कौन बाहर आ रहा है? सूरन मिंग की बात पर जेनिफर ने हल्का सा कहकहा लगाकर मुझे वॉशरूम के दरवाजे की तरफ मुतवज्जे किया, जहाँ से अमेरिकन सार्जेंट बाहर आ रहा था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, इसका नाम तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। भला रेगन वॉच भी कोई नाम है? और वो जो सिगरेट पी रहा है? जेनिफर मेरा इम्तिहान लेने पर तुल गई थी। मैंने कहा, वो बेचारा इसराइली। अगर उसके वालिदैन मुझसे पूछते तो मैं कभी उन्हें क्लार्क नाम रखने का मशवरा न देता। जेनिफर ने काले बालों वाली इसराइली दोशीज़ा की जानिब इशारा किया। तो उस इसराइली दोशीज़ा का क्या नाम रखते? उस इसराइली लड़की को 2 भारतीयों ने घेरा हुआ था। यूं भी यहूद और हनूद की आपस में गाड़ी छनती है, और इस दोस्ती को तक़वियत दोनों की मुस्लिम दुश्मनी देती है। मैं हंसा, बहरहाल स्कारलेट न रखता। बोली, तो क्या रखते? मैंने कहा, केट ठीक था, बेशक उसके बाप का नाम वॉटसन न होता। मैंने जेनिफर की अमेरिकन साथी केट वॉटसन का नाम दोहराया। बोली, आई एम इम्प्रेस्ड। उसकी मुस्कुराहट में हैरानी थी। मैंने कहा, और मैं एंड्रिया बर्टन से। मैंने दूसरी इसराइली दोशीज़ा की तरफ इशारा किया, जिसका मुख्तसर लिबास दावत नज़ारा दे रहा था। क्या खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया है। जेनिफर मानी खेज अंदाज में बोली, अगर तुम्हें वो उस लिबास में अच्छी लग रही है तो मेरे पास उससे भी अच्छा लिबास मौजूद है। मैंने घबरा कर कहा, नहीं, तुम जीन्स में ही बहुत अच्छी लग रही हो। और मैं तो एंड्रिया पर तंज कर रहा था। सूरन मिंग ने हमारी गुफ्तगू से कामयाब अंदाजा लगाया। जहां तक मैं समझा हूँ, अमेरिकन ब्यूटी हमारे पाकिस्तानी भाई का इम्तिहान ले रही है। मैंने इस बात में सर हिलाया, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। सूरन मिंग ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तो बस इन 2 इंडियन के नाम याद रह गए हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा तारुफ पहले से हो चुका है। मैंने कहा, तुम शायद श्रीकांत और राजपाल की बात कर रहे हो। बोला, ये ले मिस अमेरिका। भाई को उनके नाम भी याद हैं। जेनिफर को शायद महसूस हुआ था कि सूरन मिंग को उसका नाम नहीं आता, तो वो बोली, मेरा नाम जेनिफर है। शुक्रिया मिस जेनिफर, अब कम से कम तुम्हारा नाम मुझे नहीं भूलेगा। तुम बेशक हमारी वापसी के बाद फोन करके भी मेरा इम्तिहान ले सकती हो, बल्कि रोजाना इम्तिहान लेती रहा करना। इस बहाने हम भी ये खूबसूरत और रसीली आवाज सुन लिया करेंगे। उसकी बात पर जेनिफर ने एक खूबसूरत सा कहकहा उछाला, और इससे पहले कि हम में से मजीद कोई बात करता, इंस्ट्रक्टर की तरफ से बुलावा आ गया। अगला पीरियड शुरू हो गया था। क्लासरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए जेनिफर पूछने लगी, अब अपना तारुफ भी करवा दें। मैंने कहा, मेरा नाम जीशान है और मेरे साथी का नाम सरदार खान है। मैंने सरदार खान की तरफ इशारा किया, जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश रहा था। जीशान। उसने अजीब से तलफ्फुज से मेरा नाम लिया। मैंने कहा, बस ऐसा ही कुछ कह लिया करो। मुझ में अपने नाम की मजीद मिट्टी पलीद करवाने का हौसला नहीं था। उससे कुछ बैद नहीं था कि तलफ्फुज ठीक करते करते अगली मर्तबा जाने क्या कह देती। उसने शोख नजरों से मेरी जानिब देखा। अगर मैं तुम्हें सिर्फ जी कह लिया करूं तो बदले में तुम भी मुझे जैनी कह लेना। मैंने कहका लगाया, नहीं, मैं सिर्फ जी कहूंगा। जी। वो आंखें मीचते हुए दिलरुबाना अंदाज में मुस्कुराई और कहा, डन। मैंने कहा, यह भी बता दूं कि जी हमारे यहाँ खुद से ज्यादा मर्तबे वाले शख्स को असबाती जवाब देने के लिए कहा जाता है। वो बेसाख्ता हंसी। वैसे मैं तुमसे सीनियर तो हूं ना, आखिर को कैप्टन हूं। और मैं भी जवाबी मुस्कुराहट उछाल कर इंस्ट्रक्टर की जानिब मुतवज्जे हो गया। जेनिफर मेरे और सरदार के दरमियान ही बैठ गई थी। 3 पीरियड्स के बाद आधा घंटा टी ब्रेक करने के लिए मिला। मैस नजदीक ही था। मेरे और सरदार के अलावा बस चंद आदमियों ने चाय या कॉफी के मग को हाथ लगाया था। अक्सरियत ने उम्मुल खबाइस का जाम थामने में दिलचस्पी ली थी। जेनिफर ने भी हमें कंपनी देने के लिए कॉफी पीना पसंद किया था। दौरान गुफ्तगू वो पूछने लगी, मिस्टर जी, पहले पीरियड में तुम उस इंडियन से क्यों तल्ख हो रहे थे? जेनी का इशारा श्रीकांत की तरफ था। मैंने कहा, वो हमारी तालीम पर फप्ती कस रहा था। उसने हैरानी से पूछा, अंग्रेजी न जानने से तालीम का क्या ताल्लुक? मैंने कहा, ये बात कम से कम तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। बोली, मैं समझना भी नहीं चाहती, मुझे तो बस यादाश्त बेहतर करने के तरीके बताओ। मैंने कहा, एक शर्त पर। वो मानी खेज लहजे में बोली, शर्त सुने बगैर कम से कम किसी खूबसूरत लड़की को हाँ नहीं करना चाहिए।
मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई इतनी बड़ी या बुरी शर्त नहीं है, बस तुम अपनी खूबसूरती के राज खोल दो, यादाश्त बेहतर करने के तरीके मैं बता दूंगा। जवाबन उसका मुतरन्नम कहकहा गूंजा। उसी वक्त सामने बैठा राजपाल अपने साथी श्रीकांत को कहने लगा, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जहां मुस्ले ने लड़की देखी वही राल टिपकानी शुरू कर दी। ये बात उसने हिंदी में कही थी। मैंने उसकी बात का बुरा माने बगैर जवाब दिया, सही कहा महाराज, और इसी वजह से तो तुम लोग हमें बहुत आसानी से फांस लेते हो। वो बोला, तुम हद से बढ़ रहे हो। राजपाल का गुस्सा जाहिर कर रहा था कि उसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। मैं इत्मीनान से बोला, नहीं, तुम अपनी हद उबूर कर रहे हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी जगह वापस धकेलना जरूरी था। मेरा ख्याल है तुम लोगों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो गई है। जेनी ने एकदम सूरत हाल को संभालने की कोशिश की। इस दौरान सरदार खान ने अपना कोट उतार कर अपनी कुर्सी के पीछे लटकाया और अपनी आस्तीनें उड़सने लगा। गो उसने जबान से कुछ नहीं कहा था, मगर उसका अंदाज ऐसा था कि देखने वाले खुद ब खुद समझ गए थे। जेनी ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाना चाहा। मिस्टर खान प्लीज। वो उर्दू ही में जेनी से मुखातिब हुआ। इस खंजीर के बच्चे को जबानी बात समझ में नहीं आता। मैंने सरदार को बाजू से थाम कर दोबारा कुर्सी पर बिठाया और कहा, सरदार तुम बैठो, मैंने इन्हें इनकी जबान में समझा दिया है। श्रीकांत और राजपाल हमें खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए वहां से थोड़ी दूर पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। जेनिफर बोली, जी तुम लोग एक दूसरे के इतना खिलाफ क्यों हो? मैंने कहा, तुम लोग रशियन और चाइनीज के खिलाफ क्यों हो? बोली, ओके छोड़ो, तुम शायद नहीं बताना चाहते। मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैंने बता तो दिया। वो बोली, ओके। रूखे लहजे में कहते हुए वो वहां से उठ गई थी। यकीनन उसे रूस और चाइना का जिक्र पसंद नहीं आया था। मैं भी उसे मनाने की बजाय सरदार की तरफ मुतवज्जे हो गया। यार सरदार, खुद पर काबू पाया करो। हम मैदान जंग में या बॉर्डर पर नहीं हैं कि तुम फौरन लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हो। सरदार का गुस्सा अभी तक नहीं उतरा था। बोला, इन खंजीरों को देखकर मेरा खून खौलने लगता है। मैंने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, मगर जगह भी तो देखी जाती है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हमें वापस भी भेजा जा सकता है। कितना दुख होगा हमारे सीनियर्स को। मालूम भी है हमें यहाँ भेजने के लिए कितनी रकम खर्च हुई है। वो बोला, माजरत खां हूँ जीशान भाई, आइंदा ख्याल रखूंगा। मैंने कहा, ट्रेनिंग के मैदान में इन्हें नीचा दिखाकर हम अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। सरदार खान ने पुरअज़्म होकर कहा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अच्छा चलें, ब्रेक खत्म होने वाली है। लोगों को क्लासरूम की तरफ बढ़ता देखकर मैं खड़ा हो गया। सरदार ने भी असबात में सर हिलाते हुए मेरी तकलीद की। टी ब्रेक के बाद इंस्ट्रक्टर ने सिर्फ एक पीरियड पढ़ाकर हमें ये कहकर छुट्टी दे दी कि अगले दिन हर स्नाइपर अपने मुल्क की आर्मी यूनिफॉर्म में होगा। शाम को कोई क्लास वगैरह नहीं थी। हम दोनों ट्रैक सूट डालकर पीटी ग्राउंड में चले गए। बड़ा खूबसूरत ट्रैक बना हुआ था। 400 मीटर के ट्रैक पर 20 चक्कर लगाने के बाद हम दोनों जिम में घुस गए थे। एक अच्छे स्नाइपर के लिए जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से सेहतमंद होना जरूरी होता है। उसके साथ उसमें बला की कुव्वत बर्दाश्त भी होनी चाहिए। सरदार खान की तरह जोशीले स्नाइपर ज्यादा देर अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं सकते, क्योंकि दौरान मिशन ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां जिल्लत आमेज बर्दाश्त का मुजाहरा करना पड़ता है। अपने साथी को आंखों के सामने मरता देखकर दम साध कर लेटना पड़ता है। उसके कातिल को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए सख्त होने के बावजूद उसे छोड़ देना पड़ता है। और फिर भूख प्यास का तो स्नाइपर के साथ जन्म जन्म का साथ है। ये ऐसी बातें हैं कि स्नाइपर की ट्रेनिंग की शुरुआत के साथ उस्ताद अपने शागिर्दों के जहन में डालना शुरू कर देते हैं, मगर वक्त पड़ने पर बहुत कम स्नाइपर्स इन बातों पर पूरा उतरते हैं। हम जिम से बाहर निकले तो सूरज गुरूब होने वाला था। कमरे में जाकर हमने नीम गर्म पानी से गुस्ल किया और कपड़े बदलकर शाम की नमाज वहीं कमरे में पढ़ ली। रात को डाइनिंग टेबल पर एक बार फिर तमाम से मुलाकात हुई। जेनिफर मुझे श्रीकांत के साथ घूमती नजर आई, मगर मेरे लिए ये बात किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। यूं भी मैं यूसुफ सानी नहीं था कि वो मेरे अतराफ में घूमती फिरती। इतनी गपशप भी उसने जाने किस लिए कर ली थी। सबसे बढ़कर मैं खुद भी उसके साथ ताल्लुक रखने के हक में नहीं था कि किसी लड़की की कुर्बत में मुझसे कोई गलत काम भी हो सकता था, और फिर लड़की भी जेनिफर जैसी जो लाखों में एक हो। सबसे बढ़कर उस वक्त मैं पाक आर्मी की नुमाइंदगी कर रहा था। गो इस इलाके में औरत की कुर्बत को गलत नहीं समझा जाता, मगर मेरा दीन और माशरा तो उस ताल्लुक को बुरा गर्दानता है, और मेरे लिए यही काफी था। डाइनिंग टेबल पर हराम और हलाल हर किस्म की खुराक दस्तयाब थी। हलाल खाने वालों के लिए बर्तन तक अलहदा दस्तयाब थे। हलाल खाने में सब्जी, चावल और चिकन की डिश थी, जबकि दूसरों के लिए जो कुछ पका था ना तो हम उन डिशों से वाकिफ थे और ना वाकफियत का कोई शौक था। इसलिए हम अपने खाने की जानिब मुतवज्जे रहे। हम वहाँ पर 10 मुसलमान थे। पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हम सारे मुस्लिम खाने की टेबल पर इकट्ठे हो गए थे। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुस्लिम चाहे किसी भी कौम, इलाके या मुल्क से ताल्लुक रखते हों, खुदा, रसूल, कुरान की एक अनदेखी डोर उन्हें आपस में बांधे रखती है। खाने के दौरान एक बार फिर तारुफ का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे ज्यादा मसला सरदार खान के लिए था कि उसे उर्दू और पश्तो के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। उसके लिए मुझे ही मुतरजम के फराइज अंजाम देने पड़ते। खाने के बाद हम दोनों अपने कमरे की जानिब चल दिए कि दूसरी खराफात के लिए हमारे पास वक्त नहीं था। जेनिफर भी मुझे अकेली ही एक स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ती दिखाई दी। शायद वो बाहर किसी से मिलने जा रही थी।
यूं भी उस उम्र तक अमेरिकन लड़कियां दर्जनों बॉयफ्रेंड भुगता चुकी होती हैं। हमारे कमरे के अंदर भी एक LED मौजूद था, मगर हम दोनों की दिलचस्पी स्नाइपिंग के मुताल्लिक किताबों और स्नाइपर्स फिल्मों के साथ थी। एक शेल्फ में स्नाइपिंग के मुताल्लिक मुख्तलिफ किताबें मौजूद थीं। कुछ स्नाइपर्स राइफल्स के मुताल्लिक थीं और कुछ मुख्तलिफ स्नाइपर्स के तजुर्बात के बारे में। कमरे में एक कंप्यूटर और दर्जनों CDs भी मौजूद थी। हम स्नाइपर की जिंदगी के मुताल्लिक एक मालूमाती फिल्म लगाकर देखने लगे। मैं ये तो नहीं कहता कि एक अमेरिकन सिपाही पाकिस्तानी सिपाही से बेहतर है, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि उनकी तरबियत बहुत बेहतर है और जदीद सहूलियात को बरूए कार लाकर की जाती है। जैसे हम स्नाइपर कोर्स के लिए आते थे तो ट्रेनिंग मैदान के अलावा हम तमाम के रिहायशी कमरों में भी उन्होंने ऐसी सहूलियात मुहैया कर दी थी कि हम अपने कमरे में आराम करते वक्त भी स्नाइपिंग के मुताल्लिक काफी कुछ सीख सकते थे। कोई भी इंसान कभी अपने फन में कामिल नहीं होता और कोई भी अक्लमंद जिंदगी के किसी मरहले पर यह कहने की जसारत नहीं करता कि अभी उसे सब कुछ मालूम है। बकौल सुकरात, सबसे ज्यादा जानने वाला वो है जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता। फिल्म देखने के दौरान मैंने सरदार खान को कहा, आज के बाद हम पश्तो में गुफ्तगू करेंगे। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये खान साहब कि मुझे